तो भाई अब जबकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को रिलीज हुए ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन हो चुके हैं, तो आई एम श्योर आप में से मेजॉरिटी ऑडियंस ने ये फिल्म देख ली होगी। एंड आई थिंक इट्स द परफेक्ट टाइम जब हम इस फिल्म के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ब्रेकडाउन करने के साथ साथ इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द शो। अब भाई अगर ध्यान से देखें तो ये फिल्म पीटर पार्कर की करंट लाइफ और न्यू बिगिनिंग पे फोकस करने के साथ साथ कहीं ना कहीं एमसीयू की फ्यूचर स्टोरी लाइन, जो कि ऑब्वियसली म्यूटेंट सागा की होने वाली है, उसको भी एक तरह से सेटअप करने का काम करती है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जीन ग्रे और डीओडीसी वालों के बीच जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट सेटअप किया गया है वो एक तरह से म्यूटेंट वर्सेस ह्यूमन वाला वही एंगल है जो कॉमिक बुक्स के साथ साथ आज तक जितनी भी एक्समैन की मूवीज बनी हैं उन सभी की एक प्रोमिनेंट थीम रही है। इनफैक्ट भाई यहाँ पे डीओडीसी के डायरेक्टर के तौर पे जिस विलियम मेट्जगर का कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है उसका मेंशन भी कई बार मार्वल कॉमिक्स में किया गया है, जहाँ पे वो मेनली एक एंटी म्यूटेंट मिलिशिया को लीड करता था। साथ ही भाई कॉमिक बुक्स में उसका अलायंस एफबीआई से भी था, जहां से उसे अपनी एंटी म्यूटेंट एक्टिविटीज के लिए सपोर्ट मिला करता था। इनफैक्ट भाई इस फिल्म में हमने विलियम मेट्जगर का म्यूटेंट्स के प्रति जिस तरह का ऑब्सेशन देखा है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर की म्यूटेंट सागा की स्टोरी लाइन में उसे एक प्रोमिनेंट एंटेगनिस्ट के रूप में स्टैब्लिश कर सकता है। साथ ही भाई जो इनहिबिटर पीटर ने फिल्म में जीन के लिए बनाया था वो भले ही जीन की पावर्स की वजह से पूरी तरह से फ्राई हो गया हो, पर स्टिल वो अभी भी डीओडीसी में ही है। तो अगेन वो सेम डिवाइस उसी म्यूटेंट्स की पावर्स को सप्रेस करने वाले डिवाइस को बिल्ड करने के लिए यूज किया जा सकता है, जिसे हमने डेडपुल 2 में देखा था। अब भाई अगर हल्क की बात करें तो भले ही हल्क का अपीयरेंस फिल्म में बहुत छोटा सा था, पर स्टिल यहाँ पे हमें ब्रूस बैनर और हल्क के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट चीजें जानने को मिलती हैं। जहाँ पे सबसे पहले तो नोटिस करने वाली बात यह है कि इस फिल्म में हमने जो इनहिबिटर ब्रूस को पहने हुए देखा था वो मेरे हिसाब से उसने हल्क को अनलीश करने से रोकने के लिए पहना ही नहीं था। इनफैक्ट भाई फिल्म में आई रियलाइज्ड कि वो उस प्रोफेसर हल्क को भी सप्रेस करना चाहता था, जिसे हमने एंड गेम के बाद से कॉन्टिन्यूअसली एमसीयू में देखा है। इनफैक्ट भाई इसी वजह से जब उसे जीन द्वारा माइंड कंट्रोल किया गया और उसने इनहिबिटर को उतारा तो सबसे पहले वो प्रोफेसर हल्क बना, पर स्टिल वो जीन ग्रे के कंट्रोल में ही था। साथ ही इनिशियली जब पीटर उसे रोकने जाता है तो वो पीटर को एक तरह से वॉर्न भी करता है। लेकिन भाई जहाँ तक मुझे लगता है कि जीन ग्रे ने जो ब्रूस बैनर या फिर प्रोफेसर हल्क के ब्रेन के साथ छेड़छाड़ की थी उसी की वजह से समहाउ उसका वो मेंटल ब्लॉक टूट गया जो थैनोस की पिटाई के बाद से उसे सैवेज हल्क में ट्रांसफॉर्म होने से रोकता था। और भाई जैसे ही ऐसा हुआ वो ना तो बैनर के कंट्रोल में था और ना ही जीन ग्रे के। साथ ही भाई एट द एंड जब हमें लगा कि हल्क पीटर को निपटा ही देगा तो समहाउ हल्क ने पीटर को छोड़ दिया। अब भाई अगेन ये हुआ कैसे, तो वेल आई थिंक जिस समय पे ये हुआ उस समय हल्क के पास पूरी बॉडी का कंट्रोल था और उसने शायद प्रोफेसर हल्क की उस मेमोरी को एक्सेस किया होगा जहाँ पे पीटर की आइडेंटिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। एंड देन फाइनली जब हल्क को पीटर के बारे में पता चल गया तो उसने उसे छोड़ दिया। हालांकि अगेन क्योंकि एमसीयू में इसके रिगार्डिंग कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं 100% श्योर तो नहीं हो सकता। लेकिन भाई अगर मार्वल कॉमिक्स की बात करें तो वेल वहाँ पे ऐसा हो चुका है, जहाँ पे जब पीटर ने अपनी आइडेंटिटी को दुनिया की यादों से मिटाने के लिए मेफिस्टो के मैजिक का यूज किया था, तब भी वहाँ पे हल्क की पीटर और स्पाइडरमैन के रिगार्डिंग सारी मेमोरीज इंटैक्ट थी। तो मे बी शायद यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। लेकिन भाई अब अगर फिल्म के एंड की बात करें तो आई डोंट थिंक कोई भी ब्रूस बैनर को किसी साइकेट्रिक वार्ड में रखने का रिस्क लेगा। सो मेरे हिसाब से पक्का ही उसे द राफ्ट में रखा गया होगा, जहां ब्रेव न्यू वर्ल्ड के एंड में हमने रेड हल्क और लीडर को कैद देखा था। अब भाई फाइनली अगर फिल्म की एंडिंग की बात करें तो ऑब्वियसली नेड और एमजे के फ्लैट पे उन दोनों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद कहीं ना कहीं पीटर को ये रियलाइज हुआ कि वो इस दुनिया में सब कुछ अकेले नहीं कर सकता और उसे दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। साथ ही वो आंट मे की डेथ के बाद जिस तरह से खुद को ही जिम्मेदार मानते हुए लगातार एक तरह की गिल्ट में जी रहा था, उसने उस रियलिटी को भी एक्सेप्ट करते हुए खुद को उस गिल्ट से फ्री कर लिया, जिसकी वजह से ही उसकी मेंटल कंडीशन काफी स्टेबल थी और उसकी पावर्स जो एक टाइम पे उसके कंट्रोल में नहीं थी वो फिल्म के एंड में पूरी तरह से उसकी कंट्रोल में थी। और इसी का एग्जाम्पल हमें स्पाइडरमैन और द हैंड के बीच हुए फाइनल फाइट सीक्वेंस में देखने को मिलता है, जहाँ पे पीटर और स्पाइडरमैन की पर्सनालिटीज एक तरह से सेम पेज पे थी। खैर वहीं अगर नेड और एमजे की बात करें तो ऑब्वियसली एमजे के पास पीटर की पुरानी मेमोरीज ना होने की वजह से उसके अंदर वो एग्जैक्ट फीलिंग्स तो डेवलप नहीं हो पाई जो डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल कास्ट करने से पहले थी। लेकिन फिर भी जिस तरह से हम फाइनल शॉट में उसे छत पे बैठे हुए ब्लैक डालियन नेकलेस को हाथ में पकड़कर स्माइल करते हुए देखते हैं, दैट श्योरली इंडिकेट्स कि उसे कुछ ना कुछ तो याद आ रहा है, पर स्टिल शी इज नॉट श्योर।
हालांकि ऑन द अदर हैंड अगर नेड की बात करें तो ऑब्वियसली हमने देखा कि उसके पास पीटर और उसके हैंडशेक की मसल मेमोरी तो थी, और उसी वजह से जब पीटर और नेड का हैंडशेक होता है तो हम नेड के फेस पे पीटर बोलते हुए जो एक्सप्रेशंस देखते हैं वो श्योरली ये बता रहा है कि उसे कुछ ऐसा तो याद आया है जिसे वो भूल गया था। एंड भाई वी ऑल नो कि इट्स अबाउट पीटर पार्कर। खैर ऑन द अदर साइड अगर जीन ग्रे की बात करें तो पीटर की मेमोरीज में उसकी और पीटर की जो कॉन्वर्सेशन हमें देखने को मिलती है उसकी वजह से उसने भी अपनी बहन सारा की डेथ वाली रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए लाइफ में मूव ऑन करना सीख लिया है। और इसी वजह से फिल्म के एंड में जब पीटर ठीक हो जाता है तो हम उसे एक बस में बैठकर कहीं जाते हुए देखते हैं। साथ ही भाई यहाँ पे पनिशर जिस तरह से गोली लगने के बाद पीटर को हॉस्पिटल पहुंचाता है वो पूरा सीन एग्जैक्टली कॉमिक बुक की इस इमेज का रिक्रिएशन था। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से पनिशर पीटर के होश में आने के बाद उसे बताता है कि जीन ने पीटर के इस पूरे क्रिटिकल मोमेंट्स में उसे जिंदा रखा हुआ था, तो यहाँ पे शायद जीन पीटर के ब्रेन को कंट्रोल करके उसे ब्रेन डेड होने से बचा रही थी। इनफैक्ट भाई कहीं ना कहीं आई थिंक पीटर की सर्जरी के दौरान जिन डॉक्टर्स और नर्सेज ने पीटर के फेस को देख लिया होगा, जीन ने उनकी भी उन मेमोरीज को वाइप आउट कर दिया होगा, और इसी वजह से हम फिल्म के एंड में पीटर को बड़ी आसानी से किसी की नजर में आए बिना हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए देखते हैं। बाकी भाई अगर ब्रांड न्यू डे के एंड क्रेडिट सीन की बात करें तो यहाँ पे हम स्पाइडी ट्रैकर ऐप पे जिस तरह से न्यू स्पाइडरमैन लोकेशन फाउंड की अनाउंसमेंट सुनते हुए ऐप को अर्थ को जूम आउट करके स्पेस की एक अननोन लोकेशन को पॉइंट आउट करते हुए देखते हैं, वो एट फर्स्ट आपको ये लग सकता है कि शायद यहाँ पे हम टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को स्पेस में जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन अगेन जब हम इस सीन को ध्यान से देखेंगे तो वी विल रियलाइज कि यहाँ पे अर्थ 616 वाला ट्रैकर कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा, और ये जो नया ट्रैकर हमें स्पेस में दिखाया जाता है वो ऐप पे एक ग्लिच के बाद अपीयर होता है, जो कि शायद इसी वजह से हो सकता है क्योंकि अब MCU में इनकर्जन से स्टार्ट हो चुके हैं, और ये नया ट्रैकर कहीं ना कहीं टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन को स्पेस में ट्रैक कर रहा है, जो कि अगेन डूम्सडे की लीक्स के अकॉर्डिंग जब एक्समैन खुद के प्लेनेट को इनकर्जन से बचाने के लिए टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करेंगे तो यहाँ पे टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन बच जाएगा, और ये ट्रैकर उसी स्पाइडरमैन को ट्रैक कर रहा है। इनफैक्ट भाई कुछ लीक्स्टर्स का तो ये भी मानना है कि डूम्सडे के ट्रेलर में हम ये जो सीन देख रहे हैं यहाँ पे चार्ल्स जेवियर टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के अर्थ के डिस्ट्रक्शन को विटनेस कर रहे हैं। हालांकि ऑब्वियसली इन सभी लीक्स का कंफर्मेशन हमें डूम्सडे के रिलीज के बाद ही मिलेगा। तो भाई दैट्स इट, ये था मेरा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन्स का ब्रेकडाउन एंड एनालिसिस। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।